अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मीर मुस्लिम और आप देख रहे हैं एमर्जिंग क्वेश्चंस विद मीर मुस्लिम। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सिपा सालारी में रूमियों और ईरानियों से जो जंगें लड़ी गई उनमें मुसलमानों की फ़ौज में कितने अफराद थे और कितने शहीद हुए, इसी तरीके से रूमियों और ईरानियों की अफवाज में कितने अफराद थे और कितने जो है कत्ल हुए। इस तरीके से दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि रूमियों, ईरानियों और मुसलमानों की जो आपस में जो जंगें हुई उनके पास, इन तीनों अफवाज के पास जंगी साजो सामान कितना था और इनकी जंगी हिकमत अमलिया क्या थी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो हम आपको अर्ज़ करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ऐसी मालूमाती इस्लामी तारीख़ी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ का 55 जो है ये लेक्चर है और इससे पहले हमने जो 54 लेक्चर दिए हैं वो भी इस्लामी तारीख़ के ऊपर दिए हैं, लेकिन वो सिंधी ज़बान में। और आज हम इसको उर्दू ज़बान में इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा आया, ज़्यादा लाइक्स आए, तो इंशाअल्लाह हम इसको उर्दू ज़बान में यानी इस्लामी तारीख़ का जो ये सीरीज़ है सलाहुद्दीन सीरीज़, इंशाअल्लाह इसको हम कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं उर्दू ज़बान में अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया। अच्छा जी, तो हम ये आज बात कर रहे थे कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चल रही थी। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉन्फिडेंस लेवल क्या था मिसालों के साथ। लेकिन अभी आज जो हमने बात करनी है वो ये है कि ये जो जितनी भी जंगें हुई ख़ास तौर पर हज़रत खालिद इब्न वलीद की, तो हमने आज डेटा कलेक्ट किए। और वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किए? विकीपीडिया के आर्टिकल्स। और हम सब जानते हैं कि विकीपीडिया जो है एक अथॉरिटी है, उसको मशरिक़ और मगरिब में जो है उसको मुस्तनद समझा जाता है। तो कहने का मकसद ये कि आज हमने डेटा कलेक्ट किए और वो मैं आपके सामने इसको पढ़ के सुना देता हूँ और स्क्रीनशॉट में लगा दूँगा। आप देखते भी जाएँ, सुनते भी जाएँ और जल्दी जल्दी इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये मैंने 11 जंगों की डेटा कलेक्ट की है कि 11 जंगों में मुसलमानों की और रूमियों ईरानियों की अफवाज कितनी थी और इनमें से कितने कत्ल या शहीद हुए। ठीक है, तो सबसे पहली जंग है वो है जंगे ज़ातुस सलासिल। अब इसमें मुसलमानों की तादाद है वो है 18,000। शहीद कितने होते हैं इसमें लिखा हुआ है लो, यानी कि विकीपीडिया जो आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है लो, यानी कि ये पता है नहीं कितने, लेकिन लो लिखा हुआ है, यानी कम। और रूमियों की इसमें तादाद है वो लिखी हुई है 40,000 40,000। और इसमें लिखा हुआ है हेवी, यानी इनकी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, वो हेवी लिखा हुआ है। ठीक है जी। दूसरी जंग है जंगे नहर, बैटल ऑफ रिवर। अच्छा, एक बात और कि मैंने सारी जंगों का नहीं डेटा निकाला, कुछ मतलब 11 जंगों का मैंने डेटा निकाला है। जंगें बहुत सारी हैं लेकिन ये 11 का मैंने डेटा निकाला है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो बैटल ऑफ रिवर है, मुसलमानों की तादाद 17,000 है, उसमें कुछ 100 जो है, हंड्रेड्स जो हैं ये शहीद हुए हैं मुसलमानों के। 30,000 से ज़्यादा रूमी मतलब ईरानी थे और 30,000 के करीब इनकी हलाकतें हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है जंगे उलैस। तो जंगे उलैस में मुसलमान हैं 18,000 और मुसलमानों की शहादतें हैं 2,000। मुकाबला है 70,000 ईरानियों से, जिसमें 70,000 ईरानी जो है वो हलाक हो जाते हैं। यानी कि इस पर आप गौर करें, मुसलमान कितने शहीद हुए? सिर्फ 2,000, जबकि उनके कितनी कैजुअलिटी से 70,000। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चौथी जो जंगे वलाजा। जंगे वलाजा में मुसलमान 15,000, शहादतें होती हैं 2,000 से ज़्यादा। और इसमें जो ईरानी है वो 25,000 से 30,000 के बीच में, और इनकी जो हलाकतें वो है 20,000। मुसलमान 2,000 और हलाकतें जो दुश्मन की हलाकतें कितनी है? 20,000। आगे चलते हैं जी, जंगे हेरा। फ़तेह हेरा 10,000 से 15,000 मुसलमान है, बहुत ही कम जो है फ्यू यानी कि शहादतें हैं। मुकाबला है 40,000 ईरानियों से और हेवी कैजुअलिटीज़, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इनकी हुई हैं। उसके बाद है जंग ऐनुल तमर। सिर्फ 500 से 800 मुसलमान है, शहादत कोई नहीं हुई। ईरानी 10,000 है और 10,000 के 10,000 जो है वो कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद है जंग फिरास। ये अहम जंग है, ये जंग वहाँ पर लड़ी गई है जो ईरान और रूमी सल्तनत के करीब, और इसमें दोनों फौजें थी, यानी रूमी भी थे ईरानी भी थे, दोनों मिलकर आए थे मुसलमानों से लड़ने को। ये बड़ी हैरतनाक एक जंग है।
मुसलमान सिर्फ 15,000 है और शहादतें बहुत ही कम हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो अफवाज है दुश्मन है 1.5 लाख से 3 लाख, 1.5 से 3 लाख अफवाज है मुकाबला हुआ है। और इनमें कितनी हलाकतें हुई, 1 लाख के करीब रूमी और ईरानी दोनों जो है वो इनकी कैजुअल्टीज़ हैं, हलाकतें हैं। और उसके बाद है जंग बुसरा। अब हम आते हैं शाम की तरफ। तो शाम में जो है 4 जंगों का मैंने यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया है। उसमें सबसे पहले जंग बुसरा, मुसलमान 4,000 सिर्फ 130 शहीद होते हैं, 12,000 रूमी उसमें आए हैं और 8,000 के करीब जो है वो कत्ल हुए हैं। उसके बाद है जंग अजनादैन, 20,000 मुसलमान हैं, 575 शहीद हुए हैं, ये रूमी 60,000 आए हैं और 50,000 जो है हलाकतें हुई हैं। ये बात नोट करने वाली है, 50,000 बमुकाबला 575, मुसलमान कितने शहीद हुए 575 और ये 50,000, टोटल 60,000 और 5। अच्छा, ये जंग अजनादैन जो है विकीपीडिया में लिखा हुआ है 60,000। वैसे मैंने दूसरी किताबें पढ़ी हैं, कौन सी किताब पढ़ी थी मैंने, मर्दान अरब, वो मर्दान अरब में लिखा हुआ कि 90,000 90,000 के करीब आए थे, पर मैंने विकीपीडिया को कोट कर लिया। आगे चलते हैं, जंगी यरमूक, मुसलमान 40,000 हैं, सिर्फ 4,000 शहीद होते हैं, यानी 10%। उसके जो 2 लाख के करीब जो है रूमी आए हैं और 1,20,000 विकीपीडिया खुद कह रहा है कि रूमी 1,20,000 उस जंग में कत्ल हुए हैं। तो कहने का मतलब इसको भी आप देखें 60%, यानी 60% रूमी कत्ल, मुसलमान सिर्फ जो है वो इसको अगर 40,000 का 4,000 निकालें तो क्या निकलेगा 10%। तो 10 और 60% में फ़र्क है। अच्छा जी, आगे देखते हैं जंग किनसरीन, 17,000 मुसलमान हैं, बहुत ही कम शहादतें, 70,000 रूमियों से मुकाबला है और ज़्यादातर रूमी जो है वो कत्ल होते हैं। तो ये तो हो गई ना एक डेटा, बहुत सारी डेटा मैंने आपको बता दिया, आप बोर हो गए होंगे। तो कहने का मकसद है ये तो डेटा है। अब डेटा से बातें कौन सी, भाई एक बात तो ये पता चल रही है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर लश्कर के कमांडर हैं तो उनकी हिकमत अमली एक तो ये कि या तो जंग ना हो, अगर हो तो फिर हल्का हाथ नहीं होना चाहिए, फिर हाथ हल्का नहीं होना चाहिए, फिर तो ऐसा दुश्मन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना कि दोबारा फिर दुश्मन उठे ही ना। तो ये तो एक इनकी थी स्ट्रेटजी। अच्छा, 2-3 बातें मैंने और करनी थी ईरानियों के हवाले से और रूमियों के हवाले से। देखिए जी, ये जो डेटा मैंने आपको पढ़ के सुनाया है ये तो हज़रत खालिद इब्न वलीद का डेटा है, लेकिन ईरानी सल्तनत जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती है वो होती है 651 ईस्वी में। 651 ईस्वी का मतलब ये है कि हज़रत उस्मान गनी के दौर में जाके ईरानी सल्तनत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है, यानी कुछ नहीं बचता, ईरानी सल्तनत मुकम्मल ख़त्म 651। लेकिन और फिर 300 साल के अंदर अंदर ईरानी जितने भी हैं सब मुसलमान हो जाते हैं। तो कहने को आज भी ईरान के 31 सूबे हैं, 31 सूबे हैं, और उस टाइम पे तो ईरान बहुत बड़ा था, ईरानी सल्तनत बहुत बड़ी थी, उसमें अफगानिस्तान था, सेंट्रल एशिया था, आज़रबाईजान था और बहुत सारे इलाके थे। तो कहने का मकसद है उस टाइम पे भी जो मैंने एक जगह पढ़ा था 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख के करीब वहाँ की पॉपुलेशन थी। इसी तरीके से उस टाइम पे रूमियों की जो पॉपुलेशन थी वो थी 70 मिलियन यानी 7 करोड़ के करीब रूमी होते थे। तो कहने का मकसद ये कि ईरानी मुकम्मल तौर पे हज़रत खालिद इब्न वलीद तो सिर्फ इराक़ फतह किया है, ईरान का जो बकाया इलाका था उसको फतह करने वाले थे हज़रत साद इब्न अबी वक़ास। ये मैं जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि डेटा बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है, इसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है, बता रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने जो है ईरान को फिर फतह किया और बहुत बड़ी बड़ी जंगें, जंग नहावंद है, जंग कादसिया है, जिनका जिक्र इंशाल्लाह हम करेंगे अगर मौका मिला तो, और अगर आपने कमेंट में लिखा तो। कहने का मकसद ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक तो ये कि ईरानी तो मुसलमान हो गए थे लेकिन ईरानी अरब नहीं हुए थे, यानी फ़ारसी ज़बान जो थी उसमें फिर बहुत ज़्यादा इस्लामी लिटरेचर लिखा गया है। और जो मुसलमानों की जो हुकूमत थी इंडिया में 1000 साल मुग़ल आए, फिर तो मुसलमानों की जो सरकारी ज़बान थी वो कौन सी थी? फ़ारसी थी। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ारसी ज़बान ख़त्म नहीं हुई, फ्लोरिश हुई, और मुसलमानों का बड़ा अदब लिखा गया फ़ारसी ज़बान में और उर्दू में और तुर्की में। तो ये 3-4 ज़बानें ऐसी हैं जो इस्लाम में बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके ऊपर किताबें लिखी गई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रूमियों की। तो रूमी भी कब ख़त्म होते हैं? 1452 1452 खिलाफत उस्मानिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कहने का मकसद ये मुकम्मल तौर पे खिलाफत राशिदा में अगर हम यूँ कहें कि रूमी सल्तनत के 3 हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा हुआ जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो जिसको हम आज कहते हैं इस्तांबुल यानी कि तुर्की, और उसके साथ उसका यूरोप का हिस्सा। तो अगर हम 3 हिस्से कहते हैं, एक तो यूरोपियन पार्ट हो गया, एक शाम। तो शाम का मतलब सिर्फ शाम नहीं है, सीरिया नहीं है, बल्कि उसके अंदर जॉर्डन भी है, उसके अंदर फिर फ़लस्तीन भी है। उस टाइम का जो शाम था उसमें तो बहुत सारे मुल्क थे। कहने का मकसद है कि एक हिस्सा हम शाम का कह देते हैं और एक हिस्सा मिस्र और नॉर्थ अफ्रीका
ये उसके अंदर फिर वो और दूसरे जो मिस्र के साथ साथ जो मुल्क हैं, तो उन पर भी रूमियों की हुकूमत थी। तो रूमियों के जो 2 हिस्से थे उस पर तो खिलाफत राशिदा में ही मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया था, एक तो शाम वाला इलाका और दूसरा मिस्र वाला इलाका, और जो बाकी रहा यूरोपियन पार्ट, तो यूरोपियन पार्ट कब ख़त्म हुआ है, वो खिलाफत उस्मानिया के दौर में ख़त्म हुआ। तो ये तो थी एक डेटा, और डेटा के साथ थोड़ी बहुत 2-3 बातें जो मैंने आपसे की। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जंगी साजो सामान के ऊपर। तो देखिए जी, मुख्तसर तौर पे कोशिश करता हूँ मैं इसको बयान करने की कि जो ईरानी और रूमी होते थे ना, अच्छा इनके आपस में टकराव होते थे, मुसलमानों से तो बाद में टकराव हुए। तो कहने का मकसद है कि आपस में जब टकराव होते थे तो इनकी जो स्ट्रेटजी होती थी वो ये होती थी कि मतलब पहले तो जंगी साजो सामान की बात कर लेते हैं। एक तो इनके पास बापियादा फ़ौज होती थी। बापियादा फ़ौज के अंदर उनके जो सिपाही होते थे उनकी एक अलग ड्रेस होती थी और इनके अंदर रैंकिंग्स होती थी। अब मैं सारी बातें डिटेल से नहीं कर रहा, मुख्तसर तौर पे बता रहा हूँ कि इनकी तनख्वाहें होती थी बाकायदा, और इनके पास हथियार कौन कौन से होते थे बापियादा फ़ौज के पास। एक तो लंबी तलवारें होती थी और छोटी तलवारें होती थी, खंजर होते थे और कुल्हाड़े होते थे, और तीर कमान होते थे, और नेज़े होते थे, और बर्शियाँ होती थी। तो मतलब ये सारे हमने बात कर ली। इतने सारे इनके पास, एक तो असला इतना सारा इनको उठाना पड़ता था। शहर की ये शहरी होती थी ना फौज, तो ये सहरा में तो चलती नहीं थी, मुसलमान तो सहराई फौज थे, तो इनकी जो बहुत भारी होते थे। उसके बाद फिर हम आते हैं ना कैवेलरी की। कैवेलरी यानी घुड़सवार दस्ते, एक तो घोड़े के ऊपर, फिर और रिथ होते थे इनके पास। रिथ यानी कि वो गाड़ियाँ होती थी, घोड़े गाड़ियाँ होती थी, गाड़ियाँ जिसको घोड़े खींचते थे। और फिर ईरानियों के पास ख़ास तौर पे जो है हिंदुस्तान से आए होते थे हाथी, जंगी हाथी, और उनको जो चलाते थे वो भी हिंदुस्तान से ही ऑफिसर आते थे जो इनको चलाते थे। तो कहने का मकसद है बहुत ही भारी इनकी फ़ौजें होती थी। और जो मैं बात कर रहा था कि घुड़सवार दस्ता जो होता था उसको कहते थे कैटाफ्रेक्स। तो कैटाफ्रेक्स की जो हालत ये होती थी कि जो घोड़े होते थे उनको भी मुकम्मल तौर पे इन्होंने लोहे से ज़रा बांधी हुई होती थी। एक तो वो जो सिपाही है वो मुकम्मल लोहे के अंदर है, और फिर जो घोड़े हैं उनको भी लोहा पहनाया हुआ था। बहुत ही भारी होते थे, मूवमेंट इनकी बड़ी मुश्किल होती थी। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये असला सामान बता दिया, और मैंने आपको बता दिया कि ये जंगी। और उसके बाद फिर मुसलमानों के अगर जंगी साजो सामान पर हम बात करें तो इसके बिल्कुल बरक्स है। मुसलमानों के पास इतना जंगी साजो सामान नहीं है, यहाँ तक कि अच्छा उनके पास मिंजनीकें थी, किले, यानी कि किला फतह करना मिंजनीकें होती थी। किलों पर जंगी होती थी तो किला फतह करने के लिए मिंजनीक चाहिए थी, तो उनके पास मिंजनीकें होती थी। मुसलमानों के पास मिंजनीकें नहीं होती थी। मुसलमानों के पास जो है वो हाथी भी नहीं थे, मुसलमानों के पास ये रिथ भी नहीं थे, मुसलमानों के पास ऊँट थे और घोड़े थे, लेकिन ये इस तरीके की भारी चीज़ें नहीं थी मुसलमानों के पास। एक बात तो ये, तो मैं ये बता रहा था कि मुसलमानों के पास क्या था। मुसलमानों को हल्के फुल्के घोड़ा किसी को मिल गया, किसी को ऊँट मिल गया, तो जो मिल गया मुसलमान सिपाही उस पर चढ़ जाता था। तो कहने का मकसद ये कि मुसलमानों के पास तलवारें होती थी, तीर कमान होते थे, नेज़े होते थे। ठीक है, तो ये था। लेकिन तलवारें भी ऐसी कि अक्सर मियान नहीं होती थी, यानी मियान भी नहीं होती थी, यानी कपड़ा लपेटा हुआ होता था। और मुसलमानों की एक प्रॉपर ड्रेस, जंगी ड्रेस, यूनिफॉर्म, वो भी नहीं होती थी, फटे पुराने कपड़े होते थे। और उनकी मुसलमानों की तो कोई तनख्वाह भी नहीं होती थी, तनख्वाह नहीं होती थी, यानी माले गनीमत मिल गया तो मिल गया। तो मुसलमानों की अच्छा अफवाज, मुसलमान की फ़ौज में कोई भी वो सिपाही जो है वो जर्नल या उसके रैंक्स होते हैं ना, ऑफिसर्स होते थे। मुसलमानों में कोई ऑफिसर्स भी नहीं होते थे। कभी किसी को ऑफिसर बना दिया तो बना दिया, नहीं बनाया तो वापस वो सिपाही हो जाता था, और उसको कोई मसला भी नहीं होता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या होती थी, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब माज़ूल कर दिया था सिपा सालारी से, तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अगर तो मैं हज़रत अबू बकर के लिए जंग लड़ रहा था तो अब मैं नहीं लड़ूंगा, अगर मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था तो मैं लड़ूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद। अच्छा, तो ये तो हो गई ना जंगी साजो सामान के बारे में, हिकमत अमली, जंगी स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो देखिए जी, दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है डिफेंसिव, एक होती है ऑफेंसिव। तो डिफेंसिव तो किले के लिहाज से, और हर जंग की स्ट्रैटेजी अलग ही होती थी, लेकिन एक किले की इनकी हिसाब किताब होता था। रूमी और ईरानी जब आपस में लड़ते थे तो किला बंद होकर लड़ते थे। अब अगर ऑफेंस करना है, यानी कि अपने इलाके से निकल कर दूसरे इलाके पे जाके हमला करना है, तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमारी तादाद 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, 4 गुना, कम अज़ कम 3 गुना ज़्यादा तादाद होनी चाहिए जो अटैक कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस पर अटैक किया जा रहा है उसको जब ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पर उसको कंट्रोल रखने के लिए दूसरी फ़ौज भी तो होनी चाहिए। एक तो फ़ौज आपस में लड़ेगी तो बचेगी, ज़्यादा होगी तो बचेगी ना, तो जो बचेगी तो वो जिसको फतह किया उसके ऊपर फिर
हुकूमत करेगी। तो कहने का मकसद ये कि ऑफेंसिव में ये इनकी स्ट्रेटजी होती थी। और इनकी, मैंने जैसे कहा कि बहुत भारी होते थे तो इनकी मूवमेंट बहुत ही स्लो होती थी और ये शहर की फौजें होती थी। मुसलमानों का मामला डिफरेंट था। मुसलमान, हालांकि उनकी ऑफेंसिव, मुसलमान बाहर निकले थे, मदीने से बाहर निकले थे, ईरान गए थे, रोम गए थे, लेकिन मुसलमानों की तादाद मैंने स्टार्टिंग में बताई कि उनकी तादाद ऐसा होता था कि जहाँ अटैक करने जा रहे हैं उनकी तादाद 4-5 गुना ज़्यादा है, मुसलमान कम में। यानी कि उस टाइम का जो उसूल था उसको तो मुसलमानों ने तोड़ दिया ना तादाद के हिसाब से। बड़ी बात यह है कि वो भारी होते थे, मुसलमान हल्के होते थे, तो मुसलमानों की जो मूवमेंट होती थी वो बहुत तेज़ होती थी। मुसलमान पीछे अपने सहरा रखते थे, उनकी कोशिश होती थी पीछे सहरा होना चाहिए, ताकि ये ऊँटों के आदी थे, भूख और प्यास के आदी थे मुसलमान, कि अगर रिट्रीट करना पड़े तो पीछे से सहरा से हम वापस चले जाएँ। तो ये बहरहाल मुसलमानों की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती थी। और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुड़सवार दस्ते के सिपा सालार थे, और उनकी एक टेक्निक जो थी, जो उस टाइम पे बिल्कुल न्यू थी, सरप्राइजिंग थी, और वो ये थी कि घुड़सवार मुसलमानों का जो घोड़ा वो तो लाइट कैवेलरी थी, जबकि उनकी रूमियों और ईरानियों की जो कैवेलरी थी ये हैवी थी, और मुसलमानों की लाइट कैवेलरी थी। उनकी मूवमेंट मुश्किल थी, मुसलमानों की मूवमेंट बनिस्बत तेज़ थी, और उसको तेज़ करने में हज़रत खालिद इब्न वलीद की जो स्ट्रैटेजीज, गोरिल्ला वारफेयर, एम्बुश, कमीनगाह, तो कहने का मकसद ये है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि जहाँ मुसलमानों की जो इन्फेंट्री है, प्यादा फौज है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुसलमानों की कैवेलरी आ जाती, उसको बचाती, सपोर्ट करती, फिर वहाँ से निकल जाती, और फिर जो दुश्मन की कैवेलरी है उससे जाके उलझती, फिर वहाँ से निकलती और फिर यहाँ पर आती। तो यूँ, और जो दुश्मन होते हैं उनके पहलू में जाके एम्बुश करना, तो ये हज़रत खालिद इब्न वलीद की जो स्ट्रैटेजी थी उस टाइम के लिए बिल्कुल न्यू थी, और वो इतने, यानी कि उनके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि इस इतनी तेज़ मूवमेंट को वो काउंटर कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि आज मैंने बहुत सारी बातें बहुत ही स्पीड से बता दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देखिएगा। कहने का मकसद ये है कि कल इंशाल्लाह हम जंगे ज़ातुस सलासिल के बारे में बात करेंगे। आज हमने मवाज़ने की बात की, हमने जंगी हिकमत अमली की बात की, और हमने जो है जंगी साज़ो सामान के बारे में बात की। तो हम ये बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी ये पता चले कि हमें भी जज्बा जिहाद में होना चाहिए। ठीक है जी, तो दुरूद पाक। और आखिर में यही अर्ज़ कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो काइंडली आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।